कक्षा 7 में पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपका पार्ट 2 नए राजा और उनके राज के बारे में जो मुख्य बातें थी मैं आपको समझा रहा था। तो पिछले टर्म पर मैंने बताया कि अफगानिस्तान में 2 शासक, गजनी प्रदेश का मोहम्मद गजनी और गौर प्रदेश का मोहम्मद गोरी, ये दोनों के भारत पर आक्रमण करना उद्देश्य था। लेकिन दोनों यानी आक्रमण तो दोनों करना था, यानी जो गजनी प्रदेश का शासक जो मोहम्मद गजनी था उसका उद्देश्य दूसरा था, जबकि मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य दूसरा था। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 1000 से, इसे टर्म थोड़ा सा मतलब सन में थोड़ा सा संदेह का साथ नहीं बता पाया, तो मोहम्मद गजनी ने यानी भारत पर 1000 से 1025 के बीच 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे उसका भीषण आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर था। यानी मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत से विशाल धन संपदा को लूटना और उस धन को अपने देश ले जाना था। तो उसने सोमनाथ, जो उसका सबसे भीषण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर में था, उसने सोमनाथ मंदिर से बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात लेकर अपने प्रदेश गजनी ले गया और गजनी प्रदेश को खूब सजाया और संवारा। उसने सड़कें बनवाई, पुलों का निर्माण किया, तालाबों का निर्माण किया, मदरसों का निर्माण किया, मस्जिदों का निर्माण किया। इस तरह से उसने अपने गजनी प्रदेश को खूब सजाया और संवारा। तो मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य एकमात्र भारत की धन संपदा को लूटना था और अपने देश और सेना को शक्तिशाली बनाना था। जबकि वहीं जो गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी था, चूंकि वह गौर प्रदेश का शासक था इसलिए मोहम्मद गौर से मोहम्मद गोरी हो गया। तो मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य मोहम्मद गजनी की अपेक्षा भिन्न था। तो मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत के राज्यों को जीतकर वहां पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करना था। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी तो यहाँ की विशाल धन संपदा को लेकर अपने देश गजनी चला गया। लेकिन मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत के राज्यों को जीतकर अपने भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित करना था। उसने कई यानी राजपूत राज्यों को जीतकर जब दिल्ली तक निकट पहुंचाया तो उसने यानी दिल्ली के शासक आपका यानी ये चामान वंश का, जिसे चौहान भी कहते हैं, इनका शासन जो है आपका दिल्ली से अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो मोहम्मद गोरी का सबसे भीषण युद्ध यानी आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। तो इसमें यानी आपका जो 1191 में तरावड़ी के मैदान में युद्ध हुआ, उसमें यानी आपका पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत राजाओं को संगठित किया और उनको एकता के सूत्र में बांधा। तो प्रथम युद्ध में जो आपका 1191 में तरावड़ी से तराइन भी कहते हैं कि मैदान में जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से परास्त हुआ और वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर मोहम्मद गोरी ने फिर अपनी सेना की तैयारी की, सैनिकों को प्रशिक्षित किया और फिर वह पुनः 1 वर्ष बाद 1192 ईस्वी में तराइन या तरावड़ी के मैदान में आकर पुनः डटा। लेकिन इस बार राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि तरावड़ी के, या उसको हम तराइन कहते हैं, यानी तरावड़ी के दूसरे युद्ध में जो 1192 ईस्वी में संपन्न हुआ, इसमें
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से पराजित हुआ और मारा गया। तो चूंकि राजपूत राजा थे वह संगठित नहीं थे, यह इनका मतलब आपस में इतना अधिक ईर्ष्या द्वेष था कि वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो इसीलिए यानी राजपूत राजा जो असफल हो गए। जब तक संगठित थे तब तक यानी कोई भी विदेशी आपका शासक उनको परास्त नहीं कर पाया, उनको मतलब नीचा नहीं दिखा सका। लेकिन जब राजपूत राजा जो आपस में ही लड़ने लगे, आपस में ईर्ष्या द्वेष का भाव रखने लगे, तो उनका पतन हो गया। हाँ, तो इस तरह से आपका हम अब आपका चोल राज के बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें उरैयूर से तंजावुर तक देखिए, मतलब आपका चोल राजाओं का मतलब कैसे शासन सत्ता में आया उसका हम वर्णन करेंगे और जो मुख्य बातें हैं उसको हम बता देंगे। आपका इसको हम एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं और जो इसमें विशेष बात होगी आपको हम समझा देंगे कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये चोल वंश के बारे में मतलब इसमें आपका वर्णन किया है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे, मतलब अधीन थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार की विद्यालय, जो उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के जो विद्यालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्ठरियारों को हराकर इस डेल्टा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनाया। विद्यालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी यानी आपका जो विद्यालय के उत्तराधिकारी थे जो आसपास के क्षेत्र से उनको आपका जीत लिया और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके में इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक यानी आपका चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आपका राजराज प्रथम था। 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राज प्रथम ने उसकी नीतियों को यानी जो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था राजा प्रथम, उसके यानी आपका जो पुत्र थे उन्होंने यानी राजा प्रथम की जो नीति थी उसको आपका निरंतर जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इस अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राज प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोण चेलपुरम की बड़े मंदिर स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला या वास्तुकला का अर्थ था भवन निर्माण कला। हाँ, तो गंगई कोण चेलपुरम की बड़े मंदिर स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला और मूर्ति कला की दृष्टि में आपका एक अद्भुत है, अनोखा चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। कह रहा है कि इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार माली, बावर्ची जो मतलब जैसे आज के वर्तमान से कहते हैं भोजन बनाते हैं, मेहतर से कहते हैं मेसर सफाई तो करते हैं, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। जो चोल वंश के शासकों द्वारा जो मतलब कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई थी, वह यानी संसार की सबसे उत्कृष्ट, सबसे सुंदर, अच्छी कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोल वंश के शासकों ने केवल विजय अभियान नहीं जारी रखा और न ही केवल वास्तुकला को निर्मित किया और न ही जैसे जो मतलब कि वह केवल अपना क्षेत्रफल ही नहीं फैलाए, अपने राज्यों का विस्तार नहीं किया और न केवल ही कांस्य प्रतिमाएं बनाए, बल्कि यानी उन्होंने हर तरह से अपने राज्य की भलाई के लिए आपका काम किया। उन्होंने हर क्षेत्रों में यानी राज्य के विकास के लिए काम किया। तो कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में जो है उन्होंने अत्यधिक काम किया। तो देखिए, कृषि और सिंचाई, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। ये अगर आपके पास, ये प्यारे बच्चों, अगर आपके पास पुस्तक होगी तो मानचित्र 2 में आप देखेंगे कि इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। अगर आप मानचित्र 2 में अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें यानी आपका कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले, ठीक है, यानी कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी उलिसती थी, ये शाखाएं थे बार बार पानी का आपका जैसे पानी की धारा बहती है तो नई नई आपका मिट्टी आ जाती है और मिट्टी क्या होता है, बहुत उपजाऊ होती है। उलिसती अगर ये शाखाएं बार बार पानी से बार बार जो है पानी आपका वेग बढ़ता है और पानी आपका लहर आती जाती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। जब जैसे जिन क्षेत्रों में जो आपका तराई क्षेत्र है या जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो वहां पर यानी बाढ़ का पानी आने के पश्चात जब कुछ दिन तक पानी इकट्ठा जमा रहता है और उसके बाद जब धीरे धीरे पानी जब हटता है और वहां पर जो एक नई मिट्टी जो बिछ जाती है या जम जाती है तो वह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और उस पर जो भी फसल बोई जाती है वह बहुत उपजाऊ होता है। तो इस तरह से चोल वंश के शासनकाल में भी है, यानी इस तरह से जो शाखाएं बार बार उलिसती थी, पानी जमा हो जाता था, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक वस्तुएं, आर्ता वस्तुएं मुहैया कराता था। आर्ता वस्तुएं। जबकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में कुछ बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं, इसको समझने से, पढ़ने से यह आभास होता है कि जो चोल वंश के राजा थे उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया, ठीक है, यानी ठीक है, और उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया और लोगों की भलाई के लिए भी काम किया। तो इस तरह से आपका तो उन्होंने जो कार्य किया उसमें आपका कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कृत्रिम यानी अपने द्वारा निर्मित, प्राकृतिक है जैसे तालाबों द्वारा या नहरों द्वारा या नदी द्वारा, या प्राकृतिक है जैसे हम खेत सिंचाई करते हैं
और एक आप कृत्रिम है, जैसे आपका ट्यूबवेल है, ठीक है, आपका पंपिंग सेट है, या कृत्रिम है जो मानव निर्मित है। हाँ, तो कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करा जाता था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सौर तालाब बनाए गए। याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जिन श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इस कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों को सक्रिय दृष्टि लाई। इसके बाद अगला टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन। हम आपका अगले चरण पर आपका समझाएंगे। हाँ, क्योंकि यह आपका जो पार्ट है बहुत लंबे लंबे हैं, इसलिए कई पार्ट में मतलब जो भी आपका हम पार्ट में है उसको आपका हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और जहाँ आवश्यक हुआ उसको हम समझा देंगे। इस तरह से आपका विशेष है आपका अगले मतलब जब हम आपको मतलब समझाएंगे फिर बताएंगे। आप पास पुस्तक है तो उसको आप थोड़ा सा अध्ययन करते रहेंगे, उससे आपको जानकारी मिलेगी।